नमस्कार, मुद्दा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद द्वारा 21 अगस्त 2025 को पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाने के साथ साथ अन्य प्रकार के ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। ये कानून त्वरित धन कमाने के भ्रामक वादों पर फलने फूलने वाले शिकारी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की लत, वित्तीय बर्बादी और सामाजिक संकट को रोकने के लिए बनाया गया है। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित और रचनात्मक विकास की ओर ले जाते हुए परिवारों की सुरक्षा के सरकार के संकल्प को भी दर्शाता है। इस मुद्दे की गंभीरता को दुनिया भर में पहचाना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण में गेमिंग डिसऑर्डर को एक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में भी वर्गीकृत किया है और इसे नियंत्रण खोने और अन्य दैनिक गतिविधियों की उपेक्षा करने और हानिकारक परिणामों के बावजूद लगातार खेलने की एक प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया है। भारत में संसद से विधेयक पारित कराने के रूप में हुई इस निर्णायक कार्रवाई के बारे में बात करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से। हमारे साथ 3 वर्चुअल मेहमान जुड़े हुए हैं। विशाल गोंदल है, सह संस्थापक है एनकोर गेम्स के। आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल। जितेंद्र जैन हैं, साइबर अपराध विशेषज्ञ हैं। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रविंद्र नारायण बेरा हैं, सांसद हैं लोकसभा के। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे शुरू करते हैं, चूंकि आप साक्षात वहां पर विराजमान थे जब ये विधेयक पेश किया गया सदन के भीतर और फिर पारित करवाया गया। किस रूप से देखते हैं इस विधेयक को? धन्यवाद। ये बहुत सारा बड़े चर्चा हो रहा है और बहुत सारा बड़ी मुद्दा है भारत का। ये केवल ऑनलाइन गेमिंग नहीं है, ऑनलाइन गैम्बलिंग भी है। इसका साथ साइकोलॉजी का डील होता, मेडिकल साइंस डील होता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील होता। माननीय प्रधानमंत्री जी एक मन की बात में भी बोले थे, ऑनलाइन गेमिंग का द्वारा कितना सारा जीवन हानि हो रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट्स, बहुत सारा व्यक्ति सुसाइड कर देता, वो सुसाइड अटेम्प्ट लिया था, सुसाइड करता। माननीय प्रधानमंत्री किया था। हम भी स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशन आईटी है, हमारा स्टैंडिंग कमेटी बहुत बार डिस्कशन हुआ। इतना बार डिस्कशन हुआ, बहुत बार डिस्कशन हुआ। उसका सब एक्चुअली इनपुट लेकर जो दे दिया, उसके बाद बिल पारित हुआ। उसके बाद बाहर में मध्य 4-5 ऑर्गेनाइजेशन में हम साथ लिया था। इसमें वो साइकियाट्रिक डॉक्टर थे, एडवोकेट थे, इंडस्ट्री वाला भी थे, मैंने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री वाला थे, सोशल एक्टिविटीज है, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट थे, और सब मिलकर एक निर्देश था। डिबेट में हम भाग लिया था। इसमें जो आया था, एक्चुअली इंडस्ट्री वाला बोल रहा है ये जरूरत है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट बोलता है पूरा असर पड़ता। मैंने बच्चे का यंग जनरेशन जो आता, जेड जनरेशन बोलता, उसका ऊपर बहुत सारा असर पड़ता। एक जस्ट लाइक रेस के लिए एक साइकोलॉजिकल इतना एडिक्ट हो गया, जैसे ड्रग एडिक्ट, जैसे दूसरा एडिक्ट होता है, ऐसे एडिक्ट हो जाता। गेम खेलने खेलते जो हार जाता, सबसे हार जाता एक आदमी। बहुत सारा सुसाइड अभी लास्ट वीक में हमारा गांव में एक 80,000 लॉस किया गया और सुसाइड कर दिया। अभी सपोज आप 50,000 लूज किया, उस टाइम आप साइकोलॉजिकली बंद करने के सोचेंगे, वो गेमिंग एजेंसी वाला दे देंगे आपका अभी 50% डिस्काउंट है। सो आप मोर एक्साइटेड होकर गेम खेलना। सो ये सही निर्णय लिया था, पार्लियामेंट में पास हुआ। इसमें हम धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी को, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। हमारा कमेटी में सबको जो इनपुट दिया था, उससे लेकर विधेयक पारित हो गया। ये बहुत सारा मुद्दा है जो ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा बहुत जीवन हानि होता, बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता। एक एडिक्ट है, मैंने कोई पढ़ाई छोड़ देता, इसीलिए कोई दूसरा सब काम छोड़कर ओनली ऑनलाइन गेमिंग में एडिक्ट होता। ये एडिक्ट से दूर होगा जरूर। और सब एजेंसी जो है, कोई बोलता दूसरा इम्पैक्ट पड़ा, बड़े बहुत सारा निर्णय होगा। ये जो ऑनलाइन गेमिंग द्वारा जो विधेयक पारित हुआ, इसलिए बहुत सारा बेनिफिट होगा।
जी हाँ, चलिए ये तो बात हो गई एक सांसद की। और स्टैंडिंग कमेटी में इसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई, विचार हुआ, मंथन हुआ, और विचार चर्चा और मंथन के बाद जो बिंदु निकले उन बिंदुओं को इस विधेयक में समाहित किया गया। हमारे साथ विशाल भी हैं। विशाल, यहाँ पर बात कर दी है एक सांसद की, और सांसद ने अपना पक्ष रखा। आप सीधे तौर पर जो है इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री के लोगों की क्या राय है इस विधेयक को लेकर? क्योंकि अब ये कानून भी बन जाएगा, पारित हो चुका है दोनों सदनों से। उसके बाद क्या स्थिति रहेगी इस क्षेत्र की, विशेष रूप से आपके ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र की? जी देखिए, जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग जिसे कहा जाता है, इसने काफी बर्बादी की है हमारे देश की। और मुझे सारे सांसद और हमारे प्राइम मिनिस्टर और सबसे बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि उन्होंने ये बिल लाए और इसे पास किया। जो मैं गेमिंग इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता हूं, हम इसे कहते हैं द रियल गेमिंग इंडस्ट्री। तो दो टाइप की गेम्स हैं। एक गेम्स है जो आप खेलते हैं फन के लिए, चेस हो गई, और बहुत सारी अलग अलग गेम्स हैं, फ्री फायर, हमारी फौजी गेम है पबजी। इसे कहा जाता है गेमिंग फॉर फन। पर बहुत सालों पहले इंडिया में एक नई टाइप ऑफ गेमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां आप पैसे लगाते थे और उस पर सट्टा करते थे। क्लियरली ये गेमिंग इंडस्ट्री का पार्ट नहीं था, और हम और हमारे सारे सदस्य इसके बारे में बहुत बात कर रहे थे, क्योंकि इस रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री की वजह से जो रियल इंडस्ट्री थी गेमिंग की, उसमें ना तो इन्वेस्टमेंट आ रहा था, ना तो स्किल डेवलपमेंट हो रहा था, और हमारे गेम कंट्री से जो एक्चुअली गेम्स बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही थी। तो आज जो इस कंप्लीट बिल के बाद एक क्लैरिटी आ गई है कि गेमिंग अच्छी चीज है, ई स्पोर्ट्स अच्छी चीज है, और उसे प्रोत्साहन दिया गया है, जिसमें हम लोग और हमारे सारे इंडस्ट्री के लोग, जो हमारा व्यवसाय है, और जो रियल मनी गेमिंग है जहां हानि हो रही थी, उसे बंद किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि सारे मेजर देश है जो वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज, सब ने या तो इन गेमों पे टोटल बैन लगाया है, या इसे बहुत ज्यादा रेगुलेट करके इस पे लाइसेंसिंग किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, जो सबसे बड़े बाय द वे गेमिंग की मार्केट आज की डेट में चाइना मानी जाती है, और वहां एक भी ऐसी गेम नहीं है। और जो जितनी भी चाइनीज बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज है, कोई भी रियल मनी गेमिंग नहीं करती है। तो हमें भी अगर इंडिया को बड़ा बनना है, टेक्नोलॉजी में बड़ा बनना है, हमारे पास इतनी सारी स्टोरीज है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे कैरेक्टर्स का उपयोग करके गेम्स बनाई जाएंगी। और मुझे लगता है कि दिस स्टेप will make Indian games industry, real games industry, only more stronger. And I think finally, I just want to say one thing, that when जब हम लोग ये सब बारे में सुन रहे थे, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि गेमिंग एक्चुअली है क्या, और ये स्किल गेमिंग और चांस गेमिंग, इस सब पे बात होती रहती थी। मैं सबको याद दिला दूं कि जो स्किल गेमिंग का जो सब लोग बात करते थे, वो 1867 का कोई सुप्रीम कोर्ट रूल था, जो आज सब लोग कोट कर रहे थे। तो स्किल गेमिंग में ही बहुत सारा कंफ्यूजन था, और हमें मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये सब चीज को क्लियर किया गया है इस बिल के थ्रू। एंड दिस इज रियली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जितेन, भारतीय न्याय संहिता 2023 आ चुका है, और उसमें जुए और इस तरीके की जो सट्टेबाजी है, उस पर जो है कड़ाई से जो है अपराध का जो है डंडा चलाने का प्रावधान है। फिर ये जो नया विधेयक पास हुआ है, पारित हुआ है दोनों सदनों के भीतर, वो इससे किस मायने में अलग है? अगर केवल जुए और सट्टेबाजी को रोकने की बात है तो वो प्रावधान पहले से ही है। रवि जी, इसमें ना तीन बहुत बड़े बिंदु हैं। एक तो जैसे सांसद रवि नारायण जी ने भी कहा और विशाल हमारे मित्र भी बता रहे थे, देखिए जो ऑनलाइन गेमिंग है उसका जो एक उदय हुआ भारत के अंदर, वो काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स थे, लोग कार रेसिंग खेल रहे थे, नीड फॉर स्पीड जैसे गेम थे, जिसके अंदर आप मतलब कंपीट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ फन, लेजर आप खेल रहे थे उसके अंदर। कोई उसके अंदर आपको वो गेम खत्म होने के बाद आपकी जिंदगी में बाहर आकर वो गेम आपको स्ट्रेस देगा, नुकसान देगा, कोई फाइनेंशियल लॉस कर देगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये 10 सालों के अंदर जो एक दौर रहा है, उसमें माफ कीजिएगा, संसद टीवी पे हम बैठे हैं,
ये एक मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा, ये एक बहुत बड़ी गलती जो हमारे न्यायपालिका ने करी, कई स्तर पर कई कारणों से, जो शायद संविधान के दायरे के बाहर थे। संसद ने उस गलती को सुधारने का काम किया है। वो गलती ये थी कि कई ऐसे लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, साफ शब्दों में कहूं तो मैनिपुलेटेड जजमेंट्स आए, जहां पे गेमिंग और गैम्बलिंग का, खेलने और सट्टेबाजी के फर्क को खत्म कर दिया गया। और ये एक बड़े इस तरीके से हुआ कि साहब, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप गेम ऑफ स्किल चेस है, आपको कुछ खेलना आता है, वही अगर आप पोकर खेल रहे हैं, आप लूडो खेल रहे हो, गेम ऑफ चांस है, आपके हाथ में कुछ नहीं, कोई स्किल नहीं है उसके अंदर, पर फिर भी यहाँ वहां ये दाएं बाएं करके पोकर में डाल के साहब ऐसा है। ये ड्रीम इलेवन जैसे गेम जहां डिजिटल सट्टेबाजी कर रहे हैं, आपने उसको गेम ऑफ स्किल डिक्लेयर करा दिया। जैसे ही ये हुआ, एक बाढ़ आई पिछले 5-6 साल के अंदर, जो ये सारे सट्टेबाजी के अड्डे थे, डिजिटल पोकर है, ड्रीम इलेवन की गेमिंग है, जहां आप मैचों के ऊपर सट्टे लगा रहे हैं, डिजिटल फॉर्म के अंदर टीमें चुन रहे हैं, और ये सब गेम ऑफ स्किल के नाम पे खुलेआम होता रहा। भारतीय टीम की जर्सियां स्पॉन्सर करती गई, हर मोबाइल स्टोर पे गेम अवेलेबल हो गए, हजारों लाखों की तादाद में लोग इसमें पैसा खा रहे थे। और और बार बार सब ये कह रहे थे, ये डिजिटल सट्टेबाजी खुलेआम यहाँ पे हो रही है, भारत में सट्टेबाजी और ये जुआ जो है बैन है। तो ये अब सरकार ने इस गलती को सुधारा है। सरकार ने साफ कहा है कि जो ओरिजिनल गेमिंग है, जिसकी बात विशाल कर रहे थे, जो हानिकारक नहीं है, जिसमें रियल प्लेजर के गेम्स है, कैरेक्टर्स हैं, उसको हम ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। और गेम ऑफ स्किल और ये गेम ऑफ चांस के नाम पे जो जजमेंट लेकर जो ये सट्टेबाजी चलाई गई, कोई भी गेम जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट, जिसमें पैसा बाहर निकाल सकते हैं या कमा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, कोई भी तरीका नहीं छोड़ा सरकार ने। पूरी की पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया और उस पर रोक लगाई गई। अब इसके और तीसरी बात मैं आपसे कहूंगा, इसके विरोध में कौन? और ये दो आर्ग्यूमेंट के साथ, ये 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, आपने झटके में इसको समाप्त कर दिया, ये 20 की 40,000 80,000 करोड़ की हो जाती। फिर आपने कहा कि इसमें लाखों लोग काम कर रहे थे। यही वो कारण है जो आप किसी भी, आप जुआरी के पास चले जाइए, शराब के ठेकों के पास चले जाइए, सिगरेट इंडस्ट्री के पास चले जाइए, तंबाकू के पास, वो यही कहते हैं लाखों करोड़ की आमदनी है, हजारों लोगों का बेरोजगार है, मुनाफा हम कमा रहे, समाज बर्बाद होता रहे। इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि ये 20,000 करोड़ चूल्हे में जाए। भारत का जो समाज है, जो इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, गरीब तबका जो यहाँ पर खड़ा है, हम कोई अमेरिका में नहीं है, ये सारे ऑनलाइन गेम चलाने वाले लोग इसी ड्राइंग रूम में बैठे हैं, जो गरीब बच्चे, किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा हमारे समाज की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाया गया है। ये स्वागत योग्य है। फिर भी मैं अंतिम बात में जरूर कहूंगा, अगर इसको आपको अलाउ करना है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, आप अलाउ कीजिए, मगर वही प्रावधान, वही बाधाएं होनी चाहिए जो आप एक कैसीनो के ऊपर लगाते हैं, कि पैसा कम हो, नुकसान ज्यादा ना हो, एक रेगुलेटेड जोन के अंदर हो, उसके ऊपर एक बहुत सख्त हिदायत, और वो उसको जुआ ही माना जाए और जुआ ही कहा जाए, उसको स्किल का गेम ना कहा जाए। नहीं, मुझे एक चीज ऐड कर दिए जो डॉक्टर रविंद्र, क्या ये हो सकता है कि पूरी तरीके से इन ऑनलाइन गेम्स को बंद करने की जगह रेगुलेशन के जो है अंतर्गत लाया जाए, प्रावधान लागू किए जाएं, और प्रावधान लागू करने के बाद जो लोग खेलना चाहते हैं खेलने दिया जाए उनको? जी देखिए, हेलो, एक मिनट जरा, सांसद महोदय बोल रहे हैं। एक ही प्रॉब्लम आया, आप कोई स्टेट गेम को भी गैम्बलिंग कर दिया, दूसरा स्टेट गैम्बलिंग को भी गेम कर दिया। गोवा में अपन गैम्बलिंग वो गेम में ले जाता, वो स्टेट स्पेसिफिक। गेमिंग इज ए स्टेट स्पेसिफिक, ऑनलाइन गेमिंग इज नॉट अ सेंट्रल स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सो स्टेट स्पेसिफिक मींस आप बोलता है ये खतरा है, सपोज आप उड़ीसा में कि वेस्ट बंगाल में बोलेगा खतरा है, जो गोवा सिक्किम में बोलेगा ना ये ओपन है। ये सब चीजें जो डिस्क्रिपेंसी आता है, तो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए। कुछ कुछ गेम जो बोले थे स्किलिंग गेम, और कुछ कुछ गेम सपोर्ट होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, बट गैम्बलिंग उसके अंदर घुस जाता। तो स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, इसीलिए टोटल बैन हुआ। कुछ कुछ सब्जेक्ट होगा तो ठीक है, मेरा बात है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो सुसाइड तक नहीं जाएगी, जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो गेम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। बट दूसरा एक बात है, आप जो हम उड़ीसा भारत का बैन कर दिया, लेकिन कोई कोई चाइनीज ऐप में घुस जाएगा, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। चाइनीज ऐप दूसरा बाहर का कंट्री का जो ऐप है, कोई डाउनलोड करेगा तो उसका ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। ये मेरा मत है। जी विशाल, कुछ बोल रहे थे आप? मुझे एक चीज ऐड करनी थी। पहली बात जो जितेंद्र जी ने कहा वो बहुत ही सही था, और जो हमारे माननीय सांसद ने कहा,
ठीक, जब गेम फिजिकली खेली जाती है, आप कसिनो में आप आमने सामने बैठ के रमी या पोकर खेल रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके सामने वाला विरोधी एक इंसान है। पर इन ज्यादातर गेमों में बॉट्स लगे हुए थे जो खेल रहे थे बैकएंड में, और ये ऑलरेडी गेम में सेट थी। तो आपका जीतना या हारना पहले से ही इन्होंने तय करके रखा हुआ था ज्यादातर गेम्स में। तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो रहा था। फिजिकल गेम खेलना बहुत अलग है, और ये जो वर्चुअल मैनिपुलेशन था ये बहुत ज्यादा हद तक हो रहा था। मैंने इस बारे में एक एक लेख भी लिखा था कुछ साल पहले, और उस लेख लिखने के बाद पुलिस एफआईआर भी लिखी गई, और लोगों ने कहा, मेरे आप सोच सकते हैं किन लोगों ने केस किए होंगे, ये कह के कि मैं किसी धार्मिक धारणा का मैं उनकी ठेस पहुंचा रहा हूं क्योंकि मैंने इसको गैम्बलिंग कह दिया है। तो जो भी आवाज उठा रहे थे इसके खिलाफ, उन सबके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे थे लोग, ताकि उन्हें चाहिए था कि ये कंफ्यूजन बना रहे और ये मार्केट बढ़ती रहे। तो आई थिंक फाइनली जो जितने भी हमने प्राविधान डाले हैं इस बिल में, ये सारे छोटे छोटे लूप होल्स को भी क्लियर कर रहा है। पेमेंट गेटवे जो ब्लॉक किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अलावा अगर आपके पास सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड ही होना चाहिए आपको फिर ये करने के लिए, अगर आपको फॉरेन गेम्स खेलनी है, और वो आपको पता है हमारे छोटे गांव में लोगों के पास क्रेडिट कार्ड का इतना पेनिट्रेशन तो है ही नहीं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेल थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी। लेकिन यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ हो रहा था युवाओं के। अगर ऑनलाइन गेमिंग अगर जिसमें पैसा ना भी लगा हो, दूसरे ऑनलाइन गेमिंग जिसे रियल ऑनलाइन गेमिंग आप कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, स्वास्थ्य पर तो असर उसके खेलने से भी पड़ता है। नहीं, एक्चुअली कॉग्निटिव वाइज अगर आप देखें तो देयर आर दो काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। एक कहते हैं पैसिव, अगर आप YouTube देख रहे हैं या टेलीविजन देख रहे हैं, उसमें आपकी माइंड एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। गेमिंग ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है कि आपको अपने सारे रिफ्लेक्सेस के साथ, सारे सेंसेस के साथ गेम खेलना पड़ता है। तो एक्चुअली कॉग्निटिवली वो बेहतर है। ऑफ कोर्स कोई भी चीज को आप एक्सेस में करेंगे तो वो गलत है। अगर आप ज्यादा खाना भी खा लेंगे तो भी गलत है, ज्यादा एक्सरसाइज भी कर लेंगे तो भी गलत है। तो एक्चुअली बैलेंस होना जरूरी है। पर ये गैम्बलिंग एडिक्शन से बहुत अलग है, ये एंटरटेनमेंट है। दिस इज नथिंग टू डू। जो गैम्बलिंग एडिक्शन जो हम लोग देख रहे थे, जहां लोग पैसे अपने हार रहे थे, वो अलग तरीके का एडिक्शन है। दिस इज मोर फ्रॉम द एंटरटेनमेंट साइड। जितेंद्र, ये बात कि गैम्बलिंग कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी इससे, केवल इतने भर से ये विधेयक लाया गया है और विधेयक पास होकर कानून बन जाएगा और अब सख्ती बरती जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे गेमिंग के खिलाफ, वो कमतर लगती है। क्या चीज़ें इससे भी ज़्यादा हैं? क्या हमारी सुरक्षा को सीधे तौर पर चुनौती भी मिल रही थी इस तरीके की ऑनलाइन गेमिंग से? अब ये सवाल मेरे लिए है प्रतिबिंब जी जितेंद्र जी। हाँ, देखिए ये जरूर है। अब क्या है कि साहब, ये जो सट्टेबाजी चालू हुई, तो जब सट्टेबाजी गेम ऑफ स्किल के नाम पे चल रही थी तो उसमें खाली भारतीय कंपनियां नहीं थी, क्योंकि भारतीय कंपनियों के ऊपर तो सरकार ने अभी 1.5-2 साल पहले 30% जीएसटी और उसको 30% स्लैब के अंदर ले आए थे। तो जो 70-80% जो ये डिजिटल बेटिंग गैम्बलिंग जो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे हो रहा था, वो सारी फॉरेन वेबसाइट्स थी जो विदेशों में जाकर कंपनियां बनाई गई, क्योंकि अब इंटरनेट के ऊपर कोई आपकी ज्योग्राफिकल बॉर्डर तो है नहीं, कोई सीमा नहीं है। तो आप अमेरिका में, पनामा में बैठ के, मॉरिशस में बैठ के वेबसाइट चलाइए, उस पे लोग यहाँ से उसको खेलते थे, और उस पे जो भी पैसे का आदान प्रदान हुआ उसके ऊपर सरकार को सीधा सीधा 30% का एक तो टैक्स का रेवेन्यू नुकसान हो रहा था। मगर उससे भी खतरनाक बात ये थी कि वो जो पैसा ये जुए के नाम पर लिया जा रहा था, वो कैश डिपॉजिट हो रहे थे। आप किसी रैंडम अकाउंट में लोगों के पैसा ट्रांसफर कर रहे थे और उसके बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट मिल रहा था, और बाद में समझ में आया कि हजारों लाखों की तादाद में गरीब किसानों को बहला फुसलाकर उनके जनधन अकाउंट लिए गए। इन्हें म्यूल अकाउंट कहा जाता है। इसमें ईडी की रिपोर्ट्स हैं, आईबी की रिपोर्ट्स हैं। लाखों इन म्यूल अकाउंट्स को लेकर वहां पर पैसा दिया जाता था, उससे दूसरे में तो सरकार या पुलिस जब कार्यवाही करती थी इस तरह की चीजों के ऊपर, तो बेचारे गरीब किसान के अकाउंट सीज होते थे, उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, और ये जो लोग उनको मैनिपुलेट करे थे बचकर निकल जाते थे। तो एक तो, और ये चला कौन रहा था? ज्यादातर केसेस में पाया गया कि ये सब जो मोडस ऑपरेंडी था, इसके ऊपर जो बैठे हुए लोग थे वो भारत के बाहर के थे, पाकिस्तानी थे, चाइनीज थे। तो जो एक टेरर फाइनेंसिंग का एक एंगल जो इसके बिल के अंदर भी कहा गया है, उसके रीजनिंग के अंदर, कमिटी के अंदर, टेरर फाइनेंसिंग, मैनिपुलेटिंग, हवाला, ये सब इतना उसके ऊपर रूप ले चुका था। आपने महादेव ऐप के बारे में सुना होगा,
जिस ऐप का 2,000 करोड़ रुपए दिन का प्रॉफिट हो, आमदनी हो, आप समझिए कितने लाखों करोड़ का हवाला इस पूरे सालों साल में हो रहा होगा। जो व्यक्ति 1.5-2 साल पहले पंचर की दुकान झारखंड में चला रहा था, आज वो लाखों करोड़ का मालिक है। और ये पैसा कोई उसने मेहनत करके या मनरेगा में नहीं कमाया है, ये आप और गरीब लोगों को जुआ खिलाकर उनका पैसा लूट कर वो गेम फिक्स कर कर कमाया गया। तो ये जो कारण है टेरर फाइनेंसिंग के, हवाला के, भारत की अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचाने के, और ये चाइनीज लोन ऐप आ रहे थे कि आप पैसा तो है नहीं, जुए में आप पैसा हार गए तो चाइनीज लोन ऐप आ गए कि आप 25% पर वीक के ब्याज दर के ऊपर आप पैसा ले लीजिए। लोगों ने आत्महत्या कर ली, आपके चैनल ने भी इसको कई बार कवर किया है। तो ये खेल और जुए से एक बहुत बड़ा खतरा पनप रहा था, जिसमें लाखों करोड़ की हम बात कर रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के बाहर खड़े हैं, जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल चीन और पाकिस्तानियों के हाथ में था। तो मुझे लगता है कि एक बहुत निर्णायक कदम है देश की सुरक्षा के लिए भी और समाज की मानसिक सुरक्षा के लिए। विशाल, कहीं ना कहीं ये टेरर फंडिंग के लिए भी काम आ रहे थे इस तरीके के गेम, और सरकार की बहुत दिन से नज़र थी और हमारी जो खुफिया एजेंसी भी लगातार काम कर रही थी क्या इस पर? हाँ बिल्कुल, ये तो 2-2.5 साल से कई इन्वेस्टिगेशन है इसके ऊपर, ये तो चल ही रहा था। बस चूंकि ये था कि कई जो बड़े प्लेटफॉर्म है ये वो उसको गेम ऑफ स्किल के नाम पर ऑपरेट कर रहे थे और वो अपने आप को लेजिटिमेट बता रहे थे। वो चाह रहे थे चाइनीज और ये जो बाहर के ऐप है इनको बैन किया जाए। और सरकार ने भी कहा कि ये चीन और पाकिस्तान को जो रेवेन्यू का नुकसान है वो अलग है, ये जो सट्टेबाजी है उसको भी हम बैन करेंगे। शराब सबको पता है ये हानिकारक है, कई स्टेट्स ने इसे अलाउ किया है, कई स्टेट्स ने इसे बैन किया है, और हम जानते हैं कि ये गलत चीज है। पर जो रियल मनी गेमिंग था, अगर आप कोई शराब को बोले कि ये तो बहुत ही अच्छा फ्रूट का जूस है, आप इसके आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, तो वो हो रहा था कि ये जो गेम्स थी जो हानिकारक थी, जहां जहां बोलने के लिए कि ये जुआ है, हम लोग कह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छी ई स्पोर्ट्स है। तो बहुत सारी कंपनीज इन गेम्स को ई स्पोर्ट्स के माध्यम से भी प्रमोट कर रही थी और कह रहे थे ये तो सारे एथलीट्स हैं जो ये गेम खेल रहे हैं। तो मतलब ये लेवल का जो बोल रहे थे कि धूल झोंकी जा रही थी सबकी आंखों में। और मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे बिल ने हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखा और सब कुछ क्लियर किया है, कोई भी इन्होंने गैप छोड़ा नहीं है इसमें। इसमें यह भी माना जा रहा है, जब जो है माननीय मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे थे सदन के भीतर इस विधेयक को, इस बिल को, तो उन्होंने कहा था कि ई गेमिंग के माध्यम से जो रियल ई गेमिंग है जिसका जिक्र आप भी बार बार कर रहे हैं, मनोरंजन को लेकर व्यापक ढांचा भी तैयार होगा। वो ढांचा क्या तैयार होगा, या फिर चूंकि आप इस इंडस्ट्री से लगातार जुड़े हुए हैं बरसों से, क्या ढांचा तैयार होना चाहिए? देखिए, आज अगर आप इंडिया की टॉप 10 गेम्स देखें तो नंबर 1 गेम है फ्री फायर जो चाइनीज है, नंबर 2 गेम है पबजी जिसका नाम बदल के वो ले आए हैं, वो भी चाइनीज है, नंबर 3 गेम जो भी है, टॉप 10 में 9 आउट ऑफ 10 गेम्स या चाइना से रिलेटेड एंटिटीज की है। एक भी इंडिया की गेम टॉप गेम्स में नहीं है आज के डेट में। और ये जो टॉप गेम्स चाइना की और जो सारे कंट्रीज की हैं, कम से कम 7,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, $800 मिलियन अंदाजा। तो ये जो गेम्स है, जो फन गेम्स है, ये जो मार्केट है, ये इंडिया में काफी बड़ी है, पर कोई भी इंडियन गेम आज तक उस जगह पे पहुंची ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो फाइनेंसिंग नहीं थी। तो कुछ कंपनी, जैसे हमारी कंपनी, हमने फौजी गेम हमारा लॉन्च किया है, एक दूसरी कंपनी है पूना की सुपर गेमिंग जिन्होंने इंडस गेम लॉन्च किया है, अभी अभी हाल ही में अमीश त्रिपाठी जी अमिताभ बच्चन को मिलके एज ऑफ भारत एक गेम बना रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे सारी कंपनीज भी अपने टाइटल्स लेके आएंगी। ये टाइटल्स जैसे बड़ी बड़ी मूवीज होते हैं वैसे स्टोरी लाइन के ऊपर बेस्ड होते हैं और इन पे काफी इन्वेस्टमेंट लगता है, कम से कम 20 से 100 करोड़ तक और उससे ज्यादा भी आप गेम बनाने में आपका इन्वेस्टमेंट लग सकता है। तो हमें चाहिए कि इंडिया में ऐसे हजारों गेम बने, फिर ही हमें जाके इंडिया की टॉप गेम्स मिलेंगी। तो इस जो पिछले 10 साल में जो एक्चुअल गेमिंग इंडस्ट्री थी उससे कोई इंपॉर्टेंस, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला। जितेंद्र, एक कार्यक्रम में हम लोग साथ थे, आपने कहा था कि ऑनलाइन की दुनिया एक जंगल की दुनिया है, जितना अंदर जाओगे उतनी गहरी है। इस गहरी दुनिया में ये विधेयक लाने और विधेयक के कानून बनने के बाद भी क्या कोई ऐसा है कि इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से ये अवैध ऑनलाइन गेमिंग जारी रहे? अगर ऐसा होगा तो उसके लिए
सरकार को क्या कुछ कदम उठाने होंगे? 200% होगा। ये पहले भी हो रहा था और आगे भी होता रहेगा। तो उसमें एकमात्र कदम आप जो उठा सकते हैं कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इनको रियल टाइम में डिटेक्ट किया जाए और उसके ऊपर एक प्रतिबंधक कार्रवाई के साथ साथ उसके ऊपर बहुत तगड़ा प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए। और बिल के अंदर प्रावधान भी है, अगर आप ऐसा गेम चलाते हुए भारत में पाए गए तो आपको 2 साल की जेल और 3-4 करोड़ का जुर्माना है, और अगर आपने प्रमोट किया तो भी मेरे ख्याल से 50-60 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की जेल है। मगर समस्या ये है कि जो गेम चलाने वाले हैं, वो जो प्रमोट करने वाले हैं, वो सारे भारत के बाहर बैठे हैं, तो वो जुर्माने को आप जो है लॉ को इन्फोर्स कैसे करेंगे? इसीलिए इस समय डिटेक्शन ज्यादा जरूरी है और उसको बैन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेकिन इसमें कहा तो ये गया है, विधेयक में कहा तो ये गया है कि न केवल भारत क्षेत्र, भारत के बाहर भी क्षेत्र से अगर इस तरीके के ऑनलाइन गेम जो है ऑपरेट किए जाएंगे तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। वो कैसे संभव है? तो अब उसमें ये बड़ा एक पेचीदा सवाल है। मान लीजिए कंपनी है जो अमेरिका के अंदर या एक ऐसे देश के अंदर जहाँ गैम्बलिंग और ये रियल मनी गेमिंग अलाउड है, वहां लाइसेंस लेके अपनी वेबसाइट चला रही है। अब अगर कोई भारतीय उसको एक्सेस करता है तो वो अपराध नहीं है, उनके कानून के हिसाब से कुछ गलत नहीं है, तो उसका एक, और यही ऑनलाइन दुनिया है। आज आप चाइना में जाकर कसिनो खेले तो अपराध थोड़ी है, मगर चाइना वाला यहाँ आकर कसिनो खोल ले तो वो अपराध है। इंटरनेट में ये जो एक तरह से जो बाउंड्री है वो खत्म हो गई, कोई सीमा नहीं है। वो गेम चाइना में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है या भारत में चल रहा है, अगर भारतीय उसको एक्सेस कर पा रहा है तो वो गेमिंग हो गई। उसका एकमात्र विकल्प ये है कि एकमात्र उसका जो रोकने का तरीका यही है कि आप रियल टाइम एंड डोमेन्स को देखें, अगर वो भारत में एक्सेस हो रहे हैं तो आप उसको ब्लॉक कर दें, और उसको डिटेक्शन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प है नहीं। तो हमारे साइबर सेल जो है, देश का साइबर सेल क्या इतना जो है मजबूत हो चुका है भारत का कि इस पर नजर भी रखे, रोके भी और दंडित भी करे? आप एक बात बताइए, 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री तो ये वाइट इकोनॉमी की इंडस्ट्री है, जिसको आपको पता था कम से कम 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है जो ये ऑफ द रिकॉर्ड ऑपरेट कर रहे थे, म्यूल अकाउंट से, चाइनीज ऐप से, जो जीएसटी नहीं भर रहे थे। तो जहां 1.5 लाख करोड़ का पैसा इन्वॉल्व है, आप समझिए वो इंडस्ट्री अपने आप में इतनी पनप चुकी है कि वो कोई भी आदमी 1.5 लाख करोड़ का मुनाफा इंडस्ट्री इतनी जल्दी छोड़ के नहीं भागेगी। वो सारे पैंतरे अपनाएगी, इस कानून को कहीं ना कहीं से तोड़ मड़ोड़ का साइड से कहीं से घुसने की और आपके समाज में दोबारा पैठ बनाने की। जो विशाल ने सबसे बड़ी बात कही, प्रतिबिंब जी, और जो कि हम संसद टीवी बैठे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारी सरकार ने पबजी को बैन किया। एक भारत के मंत्रालय का ऑर्डर है, भारत के कानून का, उसके अंदर जो है आज वो कंपनी सिर्फ थोड़ा सा नाम बदलकर, लोगो बदलकर सेम गेम को भारत के अंदर चला रही है। अब इसे आप भ्रष्टाचार कहें, हमारी तकनीकी नाकामी की हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, मगर आज जैसे प्लेटफॉर्म पे सबको पता है वो गेम चल रहा है, उसके बाद भी कोई लॉ एनफोर्समेंट का कार्रवाई नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हम एक इतने बड़े गेम को खुले में नहीं रोक पा रहे तो इतने बड़े ऑनलाइन गेमिंग को कैसे रोकेंगे? यानी संसद ने तो जितेंद्र अपना काम कर दिया है, विधेयक पारित कर दिया है, सरकार अब काम कर देगी, इसको कानून बना देगी, लेकिन अब इसको किस तरीके से क्रियान्वित करना है, किस तरीके से क्रियान्वित करना है, वो सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लेकिन जितेंद्र, आपने बहुत सारे बिंदु उठाए और विशाल आपने भी जो है कहा कि रियल जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो अलग है और उसको लेकर सरकार के द्वारा भी काफी कुछ किया गया है और संवेद रूप से इसके लिए और ज्यादा किया जाएगा तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और जो कहा जा रहा है कि इस तरीके के अवैध ऑनलाइन गेमिंग पर जो है रोक लगने से बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे, वो रोजगार की समस्या भी नहीं रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सांसद महोदय जो है डॉक्टर रविंद्र बीच में चले गए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुद्दा आपका में आज के लिए इतना ही। मुद्दा आपका में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।